Hello everyone, welcome to Adhyan X. I hope you all are doing well. So today we will discuss the great personalities of Uttarakhand and the famous freedom fighter of Uttarakhand. सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो प्रमुख महान विभूतियां हैं और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलाराम तोमर के बारे में। मोलाराम तोमर जो थे वो एक चित्रकार थे गढ़वाल शैली के। तो मोलाराम तोमर गढ़वाल शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका जन्म 1643 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। इनके वंशज जो थे वो सुनार थे, यानी सुनार फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम था रामा देवी और इनके पिता का नाम था राम सिंह। मोलाराम के वंशज कुंवर श्यामदास और उनका पुत्र हरदास 1658 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह जो गढ़वाल के राजा थे उन समय सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल आए थे। कला प्रेमी गढ़ नरेशों के दरबार में कुंवर श्यामदास एवं हरदास को तस्वीरदार का पद मिला था। हरदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगतराम हुआ और ये जो मोलाराम थे ये किसके पुत्र थे? ये मंगतराम के पुत्र थे। मोलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे। ये मोलाराम जो थे वो 5वीं पीढ़ी के थे। मोलाराम के वंशज जो मूल रूप से कहाँ के थे? वो हिमाचल प्रदेश के थे। मूल रूप से मोलाराम के वंशज जो थे मतलब उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं मोलाराम जी के जो पारिवारिक पेशा था वो उनका पेशा था सुनार, यानी मैंने पहले बताया था वो सुनार फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनका पारिवारिक पेशा सुनार था। मोलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जय कीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह ये 5 कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण मिला, यानी कि ये गढ़वाल के जो 5 राजा रहे इनके साथ इन्होंने काम किया। कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। ये जो कुंवर प्रीतम शाह थे वो मोलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे। और मोलाराम जो थे वो हिंदी, फारसी, संस्कृत की जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज जानते थे और साथ में जगदम्बा काली के वे उपासक थे। मोलाराम ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के चित्र बनाए थे। वे मोलाराम जो थे वो गढ़वाल शैली के चित्र बनाते थे, लेकिन उन्होंने कांगड़ा के राजा संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के चित्र बनाए थे। मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। जहाँ वो चित्र बनाते थे तो वो कहाँ थी? श्रीनगर में। और मोलाराम की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1833 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं मोलाराम की रचना और उनके चित्र के बारे में। मोलाराम ने मनमत पंथ चलाया। मनमत पंथ यानी कि मोलाराम चित्रकार के साथ साथ एक अध्यात्म से भी जुड़े हुए थे। तो ये कोई अध्यात्म से जुड़ा मार्ग है जो जिसका नाम उन्होंने रखा मनमत पंथ, यानी उन्होंने अध्यात्म से जुड़ा मार्ग चलाया, उसे मनमत पंथ कहा। इन्होंने चित्रकला के साथ साथ लेखन का कार्य भी किया है। चित्रकला तो करते ही करते थे, साथ में ये लेखन का कार्य भी करते थे। मौलाराम की रचनाओं की संख्या 25 है, लगभग 25, जिसमें से प्रमुख हैं श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। और मनमत सागर मौलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। जैसा हमने बताया कि वो आध्यात्मिक भी थे, चित्रकला करने के साथ साथ वो आध्यात्म के साथ भी जुड़े हुए थे। तो वो मनमत सागर मौलाराम का जो था आध्यात्मिक ग्रंथ था। और गढ़ गीता संग्राम नाटक जो है वो भी मौलाराम जी की रचना है। गणराज वंश मौलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। मतलब ये जो गणराज वंश है ये मौलाराम जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय जो हैं वो है रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, नायिका भेद और दशावतार आदि। मौलाराम ने मयंकमुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया, जबकि मोर प्रिया चित्र प्रारंभिक अवस्था का था। मयंकमुखी चित्र यानी कि कोई स्त्री जिसका मुख जो हो चंद्रमा के समान सुंदर हो, मतलब चंद्रमा रूपी जिस नारी का मुख हो वो उस चित्र को क्या बोलते हैं? मयंकमुखी चित्र बोलते हैं। ओसी गांगुली जो थे उन्होंने मोलाराम के मोरप्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया। मतलब उन्होंने मोरप्रिया जो उनका चित्र था उसको सौंदर्य की प्रतिमा बताया। मयंकमुखी विप्रलभ नायिका चंद्रमुखी दंपति प्रद्युमन शाह एवं रानी का चित्र था। प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का ये चित्र थे। तो सितार प्रिया, हिंडोला, जयदेव वजीर आदि मोलाराम के बनाए चित्र हैं। इनका जो राधा कृष्ण मिलन वाला चित्र है वो विश्व में प्रसिद्ध है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का कथन सटीक है। मतलब कि बैरिस्टर जो है वकील मुकुंदी लाल जी ने कहा था कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती है। मतलब उनके ये उन्होंने मौलाराम जी के जो चित्र थे उसको देखकर ये कहा है। और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में सबसे ज़्यादा
प्रमुख योगदान बैरिस्टर मुकुंदीलाल का ही है। मुकुंदीलाल की पुस्तक जो है गढ़वाल पेंटिंग्स, वो 1968 और 69 में पब्लिश हुई थी। मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की, जिसका संबंध गोरखा शासक रण बहादुर शाह से है। रण बहादुर शाह जो है वो गोरखा का शासक था। तो मौलाराम ने जो रण बहादुर चंद्रिका की रचना की वो गोरखा शासक रण बहादुर शाह से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली, जिन्हें क्या कहा जाता है, गढ़वाल की वीरांगना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीलू रौतेली जो है वो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी भी कही जाती है। उनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 ईस्वी में हुआ था, और इनका पूरा नाम क्या है, तिलोत्तमा देवी था। इनका पूरा नाम है तिलोत्तमा देवी। तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गौरला था। तीलू रौतेली की सहेली बेलू व देवली और 2 भाई थे, भक्तू व पथवा। तीलू की घोड़ी थी जो उसका नाम था बिंदुली, और तीलू रौतेली की कुलदेवी राज राजेश्वरी थी। आपने सुना होगा, राज राजेश्वरी जो थी तीलू रौतेली की कुलदेवी थी। तीलू रौतेली के समय कत्यूरी शासक धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसको रोकने के लिए मानशाह की सेना खैरागढ़ किले पर पहुंच गई। कत्यूरियों से लड़ते हुए तीलू रौतेली के पिता सरायखेत के युद्ध में एवं दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए। उनके पिता जो थे वो सरायखेत के युद्ध में, और उनके जो दोनों भाई थे वो कांडा के युद्ध में मारे गए। इसके बाद वो अपने पिता और भाइयों का बदला लेने के लिए जो थी वो 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में उतर गई। यानी कि युद्ध भूमि में कितने वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में उतर गई थी। तीलू रौतेली की सहेली वेल्लू जो थी भीलड़ भौड़ के युद्ध में शहीद हुई। उनकी जो दोस्त थी, उनकी सहेली भीलड़ भौड़ के युद्ध में शहीद हो गई। सरायखेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी जो थी, जिसका नाम बिंदु था, वो भी शहीद हो गई। बिंदुली जो नाम था उनकी घोड़ी का, वो भी शहीद हो गई। किसमें, सरायखेत के युद्ध में। सरायखेत के युद्ध में उनके पिता भी शहीद हो गए थे। वीरांगना तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की थी। पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक जो था रामू रजवार ने उनकी हत्या कर दी थी। पूर्वी नयार नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये नदी दूधातोली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी पूर्वी ढाल से निकलती है। तो गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। पौड़ी के बीरों खाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित है। तीलू रौतेली का मेला रिखड़ी खाल में लगता है। तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं। कांडा की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को दी जाती है। उनको क्या, कांडा की रानी की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती शासक महिपति शाह की पत्नी थी। कौन थी, महिपति शाह जो गढ़वाल के शासक थे, उनकी पत्नी थी कर्णावती। वो अपने अल्पवयस्क बेटे को पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी थी। यानी कि पृथ्वीपति शाह कौन था, महिपति शाह का बेटा था, और जब वो अल्पवयस्क था तो राजा की गद्दी पे बैठ गया था, तब उनकी संरक्षिका बनी थी रानी कर्णावती। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खां को 1635 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। तो जिस कारण किसने, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने रानी कर्णावती को क्या और नाम क्या दिया, नाक कटी रानी कहा, क्योंकि इन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कटवा दी थी। जिससे जिस जगह में मुगलों पर फतेह हुई थी उसका नाम क्या रखा गया, फतेहपुर रखा गया था। देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में था, और कर्णावती ने देहरादून में करनपुर गांव बसाया। आपने सुना होगा देहरादून में जो करनपुर गांव है वो किसने बसाया, कर्णावती, रानी कर्णावती ने। कर्णावती का सेनापति कौन था, वो था माधव सिंह भंडारी। इसके बाद आती है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई यानी जिया रानी। जिया रानी जो है उनको कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। जिया रानी का मूल नाम है मौला देवी, और इनका अन्य नाम है पिंगला या प्योला। ये अन्य नाम इनके हैं पिंगला या प्योला। ये हरिद्वार के शासक अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी, जिनका संबंध पिथौरागढ़ से था। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम क्या पड़ा, जिया रानी पड़ा था। इनके पुत्र का नाम था धामदेव।
लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था। रानी बाग में इनके बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच? तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच। रानी के विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है। जो घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, वो रानी के इनके जिया रानी के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिया रानी को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? न्याय की देवी भी कहा जाता है। और जिया रानी की समाधि चित्रशिला जो है वो कहाँ स्थित है? रानी बाग में स्थित है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हम जानेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, श्रीदेव सुमन जी के बारे में, इंद्रमणि बडौनी जी और कुमाऊं केसरी जो हैं बद्रीदत्त पांडे, कालू मेहरा जी के बारे में, हरगोविंद पंत जी के बारे में और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मनोरथ पंत और इनकी गोविंद बल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम था गंगा देवी। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी, जबकि उनके सहपाठी उन्हें क्या बुलाते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। उन्हें वो गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र इसलिए कहते थे क्योंकि उनके पूर्वज जो थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो इसलिए गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र उनके जो सहपाठी थे वो इन्हें ये बुलाते थे। गोविंद बल्लभ पंत 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 1955 में इन्हें क्या बनाया गया? देश का गृह मंत्री बनाया गया। 26 जनवरी 1957 को गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 26 जनवरी 1957 को। गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना की और 1914 ईस्वी में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? 1903 ईस्वी में। और 1914 ईस्वी में काशीपुर में इन्होंने क्या की? प्रेम सभा की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल में संयुक्त प्रांत की विधानसभा परिषद के सदस्य भी ये निर्वाचित हुए थे। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया और 1945 ईस्वी में पंत जी को कहाँ? अहमदनगर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट गोविंद बल्लभ पंत को टोपी पहनकर जब उन्होंने कोर्ट में आने से मना किया या आपत्ति व्यक्त की, मतलब उन्होंने बोला कि आप टोपी पहनकर कोर्ट में नहीं आ सकते, तो पंत जी ने बिना डरे निर्भीकता के साथ उन्होंने उत्तर दिया कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ लेकिन मैं टोपी नहीं उतार सकता हूँ। तो उन्होंने बिना डरे निर्भीकता से उत्तर दिया कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ परंतु टोपी उतार नहीं सकता हूँ। 7 मार्च 1961 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने पक्षाघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा ही महान था। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए कहा कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीदेव सुमन की। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में। श्रीदेव सुमन के पिता वैद्य हरिराम बड़ौनी एवं माता कौन थी? तारा देवी थी। उनके बचपन का नाम श्रीदत्त और उनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। 1930 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में श्रीदेव सुमन जी ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह में कब भाग लिया? 14 वर्ष की आयु में 1930 में भाग लिया था इन्होंने, जिसमें उन्हें 15 दिन का कारावास हुआ था। 1937 ईस्वी में श्रीदेव सुमन जी ने सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित कराई थी। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने टिहरी रियासत के लिए कहा था कि टिहरी राज्य के कैदखाने दुनिया भर में मशहूर होंगे परंतु इससे दुनिया में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ सकती। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 29 फरवरी 1944 में सुमन जी ने जेल कर्मचारियों के बुरे आचरण के कारण अनशन शुरू किया और अपनी 3 मांगों को रखा, जिसमें उनकी पहली मांग थी कि प्रजामंडल को मान्यता दी जाए और दूसरी मांग उनकी थी कि मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए और तीसरी मांग उनकी थी कि मेरे विरुद्ध मतलब उनके खिलाफ जो भी झूठे मुकदमों की अपील राजा जो है वो खुद सुने।
श्रीदेव सुमन जी ने कहा कि मेरी मांगों का 15 दिनों के अंदर जवाब न मिलने पर मैं आमरण अनशन पर आमरण अनशन वो शुरू कर देंगे। जिसके बाद 3 मई 1944 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। शेखर पाठक ने श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। श्रीदेव सुमन जी ने लगभग 209 दिन टिहरी जेल में बिताए और जेल में उनका कथन था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो। 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों में भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी। प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया था? 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं इंद्रमणि बडौनी जी की। इंद्रमणि बडौनी का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? टिहरी के अखौड़ी गांव यानी भिलंगना ब्लॉक में हुआ था। भिलंगना ब्लॉक जो है, भिलंगना नदी पर इसका नाम पड़ा है और ये टिहरी गढ़वाल के मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। इसका मुख्यालय घनसाली में स्थित है। भिलंगना जो नदी है वो इसी क्षेत्र से होकर बहती है, जो आगे चलकर पुरानी टिहरी यानी अब जिसे टिहरी झील कहते हैं उसके पास भागीरथी नदी में ये मिल जाती है। तो उसी भिलंगना ब्लॉक में इनका, टिहरी के अखोड़ी गांव भिलंगना ब्लॉक में इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को। बडौनी जी के जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। इंद्रमणि बडौनी के पिता का नाम क्या था? सुरेशानंद बडौनी। इंद्रमणि बडौनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग से चुने गए। कहाँ से? देवप्रयाग से चुने गए 3 बार। यह केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगस्त 1994 में इंद्रमणि बडौनी राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। बडौनी जी मीराबेन कहने पर सामाजिक कार्यों में जुट गए थे। 1956 में बडौनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों के दल ने लखनऊ में चौफला नृत्य गीत प्रस्तुत किया था। ये एक तरीके का नृत्य है, ये हम उसमें नृत्य वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चौफला नृत्य गीत प्रस्तुत किया था। अगला हम बात करते हैं कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 ईस्वी में और ये हरिद्वार के कनखल में हुआ था। उनका मूल निवास जो है वो अल्मोड़ा जनपद था। बद्रीदत्त पांडे जो है 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। अल्मोड़ा अखबार 1913 में कौन बना था इसका संपादक? बद्रीदत्त पांडे। 1918 ईस्वी में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया। किसने? कमिश्नर लोमस ने जो है उत्तराखंड का, नहीं सॉरी, अल्मोड़ा का जो है अखबार बंद करा दिया। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया? शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इन्होंने शक्ति नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका जो है उसको पब्लिश किया। बद्रीदत्त पांडे ने कूली बेगार, कूली उतार व कूली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के खिलाफ सफल आंदोलन चलाया। इन्होंने कूली बेगार, कूली उतार व कूली बर्दाश्त जैसी प्रथाओं के खिलाफ क्या चलाया? सफल आंदोलन चलाया। बद्रीदत्त पांडे ने 1937 ईस्वी में जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने। और कब लिखी थी? 1937 ईस्वी में। 1962 में इन्होंने भारत व चीन युद्ध के समय 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा कोष में दिए थे। अंग्रेज बद्रीदत्त पांडे को राजनीतिक जानवर कहते थे। भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा। किसने? भक्त दर्शन ने। बद्रीदत्त पांडे जी की मृत्यु हुई थी 1965 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं कालू मेहरा जी की। कालू मेहरा उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गर्व जाता है इनको, कालू मेहरा को। ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो वो कौन थे? कालू मेहरा। कालू मेहरा का जन्म 1831 में चंपावत के विसुड़ गांव में हुआ और कालू मेहरा के पिता का नाम क्या था? रतिभान सिंह था। इनके पिता का नाम था रतिभान सिंह। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाया। कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए इन्हें प्रेरित अवध नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। किसने प्रेरित किया था इन्हें गुप्त संगठन चलाने के लिए? वाजिद अली शाह ने। अब हम बात करते हैं हरगोविंद पंत जी की। हरगोविंद पंत का जन्म 1885 ईस्वी में अल्मोड़ा के चितई गांव में हुआ था और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को 1928 ईस्वी में स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ी थी।
कुलीन ब्राह्मण जो थे वो हल नहीं चलाते थे, तो इन्होंने क्या किया था कि खुद बागेश्वर जाकर इन्होंने हल चलाया और इस प्रथा को तोड़ दिया था। और ये कब किया था? 1928 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम सबसे पहले हरगोविंद पंत को नज़रबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम सबसे पहले किसको? हरगोविंद पंत को नज़रबंद किया गया था। हरगोविंद पंत 1957 ईस्वी में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए थे? 1957 ईस्वी में। ये आप इनकी यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। आई हैव यूज्ड इमेजेस बिकॉज पिक्चर स्टेज इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे हमें काफ़ी याद रहता है। तो अब हम बात करते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल की चौथान पट्टी के रोणी सेरा मासो गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनका वास्तविक नाम है चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली के पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी और उनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दूसरी बटालियन और 18वीं रेजिमेंट गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। और 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया इन्होंने, जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। पेशावर कांड के बारे में भी पूछा जाता है। तो 23 अप्रैल 1930 को ये निहत्थे अफगान सैनिकों पर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, तो इसे क्या पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। गोली चलाने का आदेश किसने? कैप्टन रिकेट ने दिया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें एबटाबाद जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? एबटाबाद जेल में रखा गया। इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इनके केस की पैरवी किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी इनकी पैरवी। सितंबर 1941 को 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सज़ा पूरी करने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, यानी पेशावर कांड का जो दिन था उसे गढ़वाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 ईस्वी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। ये डाक टिकट वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने उत्तराखंड के जो फ्रीडम फाइटर्स थे और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी उनके बारे में जाना, और जो बाकी बचे हुए फ्रीडम फाइटर्स और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।